अब जो हमने पोटेंशियल की बात की, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं V से, V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो वर्क अपॉन चार्ज होगा, क्योंकि सर्किट में जो करंट फ्लो करवा रहा है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है। अब जो चार्ज फ्लो होगा तो उसको यहाँ से यहाँ पर फ्लो करना है, तो उसको फ्लो करवाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। अब जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू V होगी और उसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है उसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। अब जो बात की हमने पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ये देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो जो V की वैल्यू हमने लिखी, V इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू लिखा है। तो जो ये हमने लिखा है, तो अगर हम Q की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो जो यहाँ पे अगर हम Q की वैल्यू को 1 ले तो V की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास W। यानी कि 1 कूलाम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करवाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। उसके बाद हमारे पास एक जो डेफिनेशन आ सकती है वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ सकती है कि जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट कब होगा। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 1 कब होगी, V की वैल्यू 1 वोल्ट तब होगी जब जो W है इसकी वैल्यू 1 हो, यानी कि 1 जूल हो। वर्क है तो जूल आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे Q है तो चार्ज आएगा, 1 कूलाम चार्ज हो। यानी कि अगर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करवाने में 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट के इक्वल है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। वो ये है कि जो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अगर उसमें 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो हम वहाँ पर ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। अब एक इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलाम। तो देखिए ये हमारे पास V का फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पे W की जगह हम लिखेंगे J जूल, नीचे Q है तो इसके लिए हम लिखेंगे C। तो इसकी जो यूनिट हुई वो हुई जूल पर कूलाम। तो एक ये यूनिट भी आती है इसकी। अब हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किया वोल्टेज की, तो उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो कहीं भी अगर हम वोल्टमीटर का सिंबल बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनाएंगे। ये यहाँ हमारे पास वोल्टमीटर का सिंबल होगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एक कंपोनेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला सिंबल है वो है इलेक्ट्रिक सेल का। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके लिए हम ये सिंबल बनाएंगे। अब जो बैटरी होती है, बैटरी में जो सेल होते हैं वो सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो जो बैटरी होती है उसमें बहुत सारे सेल होंगे, तो बैटरी के लिए हम इस टाइप का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद जो हम सिंबल बनाएंगे वो हम सिंबल बनाएंगे की का। अगर की ओपन है तो उसको इस तरीके से हम शो करेंगे। इसके अलावा अगर हम कहीं पर बल्ब का सिंबल बनाते तो वो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे पास बल्ब का सिंबल होगा।
अगर हमें कहीं पर रजिस्टेंस बनाएंगे तो रजिस्टेंस का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर हम R लिखेंगे। ये हमारे पास रजिस्टेंस का सिंबल होता है। उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस आती है जिसको हम एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेज़र करता है। जैसे हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को हम सीरीज में लगाएंगे, और एमीटर का जो सिंबल होगा उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पे बीच में ए लिखेंगे हम, और उसको इस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से हम एमीटर का जो सिंबल है उसको शो करेंगे। एक हमारे पास रियोस्टेट होता है जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम उसको शो करेंगे। ये हमारे पास रियोस्टेट का सिंबल होगा। इसके अलावा जो भी सिंबल आगे यूज़ होते रहेंगे उनको हम साथ साथ बताते रहेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो ओम्स लॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि जो V होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा। हमने पीछे जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि जो अगर कोई भी हमारे पास सर्किट है इस तरीके से, उस पे हमने अगर किसी भी बैटरी को अप्लाई किया है V, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जिसको हम कहेंगे I। तो यहाँ पे ये जो V है ये इस बैटरी के इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। अब ये यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा, मान लेते हैं हम पहले 5 था तो करंट की वैल्यू कुछ थी, 2 एम्पियर थी। अब जब हमने यहाँ पे 10 कर दिया तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम V को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये इसका ये मतलब है। तो अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम, अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहेंगे R। तो V इज इक्वल टू आई आर। ये जो एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ की फॉर्म है और जो हमें याद रखनी होती है। तो V इज इक्वल टू आई आर को हमेशा याद रखेंगे। तो R क्या है? R को हम रजिस्टेंस बोलेंगे। तो जो R है इसमें, ये जो R है ये रजिस्टेंस होता है। तो अगर हम ग्राफ बना के देखें, अब जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये इधर पोटेंशियल बढ़ रही है, इधर जो है वो करंट बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, तो जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस तरीके से। तो जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के फ्लो करने को अपोज करता है। चार्ज फ्लो करने को अपोज करेगा मतलब करंट के फ्लो करने को अपोज करेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट के फ्लो करने को अपोज करता है। अब भी हमने जो ऊपर ओम्स लॉ डिस्कस किया उसमें हमने लिखा V की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे पास V बाय आई। तो R की वैल्यू जो यहाँ पे R है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है। तो जो ओम होगी वो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होगी। अब जो R लिया है हमने, R की वैल्यू को 1 ओम कब कहेंगे? यानी कि
जो आर है हमारे पास, आर की वैल्यू को 1 ओम कब कहेंगे, जब वी की वैल्यू हमारे पास 1 हो, यानी कि 1 वोल्ट हो, और जो आई है वो 1 एम्पियर हो। यानी कि अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होगा। तो यही डेफिनेशन है कि 1 ओम की क्या डेफिनेशन है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। यानी कि उस टाइम हम रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे। उसके बाद जो कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो जो फैक्टर हैं उनको अब हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के। यानी कि जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये जो, जैसे ये अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, तो ये जो एरिया होता है ऊपर के फेस का, ये तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जो मेटल का केस होता है, मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो उसके बाद अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। तो ये जो रो है यहाँ पर, इसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगर इस रो की वैल्यू को निकालें तो रो की वैल्यू आएगी हमारे पास RA डिवाइडेड बाय L। तो अगर हम यहाँ से रजिस्टिविटी की यूनिट देखें तो R के लिए हम लिखेंगे ओम, और जो एरिया है उसके लिए हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है तो हम लिखेंगे मीटर। तो 1 मीटर से यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो जो रजिस्टिविटी है उसकी जो हमारे पास यूनिट आई वो आई ओम मीटर। तो ये जो ओम मीटर होती है ये रजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है। अब जो हमने रजिस्टिविटी बताई है, अगर हमें उसकी डेफिनेशन बताते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे A की वैल्यू को 1 लेते हैं, और ऐसे ही L की वैल्यू को 1 लेते हैं। अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लें और जो L है उसको भी 1 मीटर लें, तो जो हमारे पास रो की वैल्यू आएगी वो हमारे पास R आ जाएगी। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है, ये किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity is the resistance of a conductor whose area of cross section is 1 meter square and whose length is 1 meter। तो ये हमारे पास resistivity की डेफिनेशन है।